मेरा परिचय सिर्फ इतना है, 100 काल आम आदमी, पीस गया तो चटनी, कट गया तो अचार और पक गया तो आम। 100 आम में एक आम खराब हो जाए तो हम 99 का गणित बिगाड़ देते हैं। हम इतिहास बनाते भी हैं और इतिहास बिगाड़ते भी हैं। इतिहास ये कहता है कि मरने जीने से लेकर शादी ब्याह और बाल बच्चे तक का सामान इस गोल बाजार में मिलता है। अमीर हो या गरीब, सब इस गोल बाजार में आते हैं। सुंदरता कितने दिन कायम रहती है? सुंदरता आँखों को दिखती तो अच्छी है, उस पर सरकार का पैसा भी खर्च होता है, परंतु ये बताइए वो टिकती कहाँ है? जो भी आता है यहाँ एक ही नारा लगाता है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार खत्म तो जब होगा ना, जब उसका रास्ता बनाएंगे। हम नहीं होते तो क्या नरेंद्र मोदी होता, भूपेश बघेल होता, IAS अफसर, मीडिया चलाने वाले, देश के कारीगर, व्यापारी होते? नहीं होते। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं और उसकी तैयारियां जोर शोर से पार्टियां करनी शुरू कर दी है। हम भी विधानसभा में पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इसी बीच हम गोल बाजार रायपुर में पहुंचे हैं। दादी हमारे साथ है, बात करेंगे। दादी, क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी खंडेलवाल। दादी, आप उस तरीके से बताइए ना जो पहले बता रहे थे, वही सुनना है हमको तरीका। मैं श्रीमती राजकुमारी खंडेलवाल, उम्र 70-71 वर्ष। मेरा परिचय सिर्फ इतना है, 100 काल आम आदमी, पीस गया तो चटनी, कट गया तो अचार और पक गया तो आम। 100 आम में एक आम खराब हो जाए तो हम 99 का गणित बिगाड़ देते हैं। हम इतिहास बनाते भी हैं और इतिहास बिगाड़ते भी हैं। कृपया हमसे नज़दीकियाँ बना के रखिए। ऐसा दादी, आप यहीं गोल बाजार में ही रहती हैं? हाँ, मैं गोल बाजार में ही रहती हूँ। ऐसा तो आप दुकान चलाती हैं? नहीं, दुकान में बैठती हूँ मेरे बेटे के साथ। पहले कभी मैं बैठा करती थी, अब मेरे बेटे करते हैं। हमारी सीजनेबल दुकान है। ऐसा सभी तरह। मेरे को आप गोल बाजार के इतिहास के बारे में बताइए। गोल बाजार का इतिहास ये कहता है कि मरने जीने से लेकर शादी ब्याह और बाल बच्चे तक का सामान इस गोल बाजार में मिलता है। अमीर हो या गरीब, सब इस गोल बाजार में आते हैं। एक बार बिना गोल बाजार आए किसी को कोई लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। इस गोल बाजार का विकास अगर करना हो, महापौर ने बुरा सपना नहीं देखा है इस गोल बाजार को स्वस्थ, सुंदर और अच्छा बनाने का। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, सुंदरता कितने दिन कायम रहती है? सुंदरता आँखों को दिखती तो अच्छी है, उस पर सरकार का पैसा भी खर्च होता है, परंतु ये बताइए वो टिकती कहाँ है? टिकती है तो मजबूत सरकार और मजबूत सौंदर्य। इसलिए मेरी सरकार से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाले कल में कौन आएगा कौन जाएगा इस पर तो मैं चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर 100 रुपये के स्टाम्प में आप रजिस्ट्री कर देंगे तो हम गोल बाज़ार वालों के, हर किसी के पास पैसा नहीं है, हर कोई ज़रूरतमंद है, हर कोई मध्यम, हर किसी के पास 2-2, 3-3 दुकान नहीं है। कुछ लोग एक ही दुकान से 20 आदमी का परिवार पालते हैं। किन्हीं के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। हम भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें किराएदार से मालिक बनने का जो हक दिया है, उसके लिए वो धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। पर हमसे ये नहीं हो पा रहा है कि हम इसको कैसे करें। हम चाहते हैं जिसके पास पैसा ना हो उसे लोन दिया जाए सरकारी बैंक से कम रेट पर। जिसके पास में जमानत ना हो तो उसको उस दुकानों की रजिस्ट्री को मार्गेज कर उनको लोन दिया जाए। अगर रजिस्ट्री मार्गेज रहेगी, वो आदमी किस्त पटाता रहेगा, उसके जाने के बाद उसके परिवार के लोग उसकी किस्त पटाएंगे। अगर उन्हें जीना खाना है, अन्यसरी वो अपनी स्वतंत्र हैं अपने किसी भी काम के लिए। दूसरी चीज़, माननीय महापौर जी ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पता नहीं कितने पैसे बुरा नहीं किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ का बढ़िया ही सोचा है। सौंदर्यीकरण के नाम पर सौंदर्यीकरण हुआ, पैसे भी खर्च हुए, मेहनत भी लगी, लेकिन वो सुंदरता कितने दिन कायम रही ये तो बता दीजिए। माननीय महापौर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सुंदरता को अगर कायम रखना था तो टेंडर प्रथा बंद कर दीजिए। देश के युवा इंजीनियरों को इस काम में लगाइए ताकि आपकी सुंदरता और मजबूती दोनों कायम रहे और आपके जो लगाए हुए धनराशि है सरकार की, वो भी व्यर्थ न जाए। क्योंकि हमारे प्रदेश के युवा दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी सेवाएं और नौकरी कर रहे हैं। हम उन्हीं इंजीनियरों को अपने प्रदेश में अगर इस्तेमाल कर देंगे और टेंडर प्रथा बंद कर देंगे, उस दिन याद करिए, बोलने जो भी आता है यहाँ एक ही नारा लगाता है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार खत्म तो जब होगा ना, जब उसका रास्ता बनाएंगे। मेरा रास्ता अगर आपके घर तक जाता है तो उस घर तक जाने के लिए मुझे सही और सुगम मार्ग ही तो तलाशना पड़ेगा। मैं कटीले मार्ग पर चलकर तो आपके घर तक नहीं जाऊंगी। इसलिए बोलिए मत। सही में आप दोनों पार्टियों की मंसूबे हैं
कि भ्रष्टाचार को, मैं भ्रष्टाचार मिटाने की बात तो कह नहीं सकती और ना ही मिटने वाला है, लेकिन अगर टेंडर प्रथा जिस भी सरकार ने ख़त्म कर दी और देश के युवा इंजीनियर जो बाहर जा जा के अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़कर, इसी प्रदेश में रह के 100-100, 200 और 50 लोगों के ग्रुप में काम करने लगेंगे, उस दिन यकीन करिए बहुत हद तक भ्रष्टाचार खत्म होने में आपको मदद मिल जाएगी। क्योंकि दुनिया चैनल से चलती है, घर चैनल से चलता है, राजनीति चैनल से चलती है और मीडिया भी चैनल से चलती है। सबकी पेट और रोजी रोटी लगी हुई है, कोई किसी से पंगा लेना नहीं चाहता। सच बहुत कड़वा होता है, शायद आपको स्वीकार ना हो। और रह गई माफ़ी तो मैं जब पूजा करने बैठूंगी तो भगवान से मांग लूँगी, लेकिन आप लोग से कभी नहीं मांगूंगी, ये मेरा उसूल है। क्योंकि आदमी गलतियों का पुतला है, वो गलती जैसे आप गलती करते हैं वैसे मैं भी गलती करता। आपको मेरी बातें गलत लगे कोई बात नहीं, लेकिन गंभीरता से सोचिए, वरिष्ठ लोगों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करिए। दूसरी चीज़, धर्म को राजनीति विवाद से मत जोड़िए। जब भी आदमी निकलता है 2 अगरबत्ती जला के अपने घर से निकलता है, अपने अपने इष्ट को याद करके निकलता है। हम किसी भी इष्ट का नाम लिए बगैर एक काम कर सकते हैं, जिनको हम अपना इष्ट समझते हैं उनकी गुरुवाणी 1ली से 12वीं तक जनरल नॉलेज के माध्यम से अगर हम पढ़ाएं तो यकीन करिए नक्सलवाद, धर्म परिवर्तन की घटना और देशद्रोही की घटनाओं को रोकने में बल मिलेगा। आप ये क्या कर पाएंगे? महापौर चाहें, हर प्रदेश के महापौर अगर चाहें तो मेरा यकीन करिए सामान्य सभा में इस प्रस्ताव को लाकर काम कर सकते हैं। और एक देश की सबसे बड़ी जवाबदारी और है, जिसको आप नाकारा निकम्मा समझकर वृद्धाश्रम में भेज देते हो, मुक्ति चाहते हो, पर उनको नहीं चाहते, उनकी प्रॉपर्टी चाहते हो। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कुछ कानून आपने बनाए, मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा है कि संपत्ति के आधार पर आप इनको गुजारा भत्ता मिलेगा। क्या हम एक्सीडेंट के शिकार हैं जो आप हमें गुजारा भत्ता देंगे? हम नहीं होते तो क्या नरेंद्र मोदी होता, भूपेश बघेल होता, IAS अफसर, मीडिया चलाने वाले, देश के कारीगर, व्यापारी होते? नहीं होते। हमसे आप है, हमने आपको तैयार किया है। और आने वाले समय में अगर हमारा यही हाल रहा तो हम देश को क्यों देंगे अनमोल रत्न? ये बताइए। हमारी क्या ये स्थिति हो गई है कि संपत्ति रहते हुए भी हम वृद्धाश्रम में जाए? 2 लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, सारी दुनिया में ऊंची है शान माँ की, वृद्धाश्रम बनी पहचान माँ की। माँ के धीरज से ठहरी ये धरती रही, माँ की करुणा दो छल की तो गंगा बही। माँ है ममता का सागर, ये सच है कही, बाकी ये बात दुनिया में सबने कही। अपने बेटों में बसती है जान माँ की, वृद्धाश्रम है कोई बनी पहचान माँ की? है कोई देश का माई का लाल जो इसको रोक सके? वृद्धाश्रम में वही रहे जिनका कोई ना हो, जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, उसे मुफ्त की सेवा दीजिए, सहयोग दीजिए, इलाज दीजिए, क्योंकि ये उसके अधिकारी हैं और आपको करना है और करना पड़ेगा। क्या ये आपके वोट बैंक नहीं है? क्या लाइन में खड़े होकर व्हील चेयर पर बैठकर या लाठी देखते हुए आपको वोट डालने नहीं जाते? क्या ये आपको सहयोग प्रदान नहीं करते? अगर नहीं करते तो इन्हें नाकारा और निकम्मा समझ के हटा दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल 15 सालों में, जब से आप प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हैं, दान पत्र, गिफ्ट पत्र या बिक्री पत्र, उसे 0 और शून्य माना जाए और उन्हें उन बुजुर्गों की संपत्ति लौटाई जाए, उन्हें लोन दिया जाए, उन्हें मरम्मत की सहायता दी जाए। किसी का सहयोग करना बुरा नहीं है, उनकी रजिस्ट्रियों को मार्गेज कीजिए, वो अपने जीने का साधन खुद ढूंढ लेंगे। और नहीं ढूंढ पाएंगे तो जो उसके संपत्ति को खाने वाले उत्तराधिकारी हैं, अगर उस संपत्ति को खाने वाले उत्तराधिकारी अपना हक समझते हैं तो कानून ऐसा बने कि हमारे लिए कि उनका भी अधिकार हो कि हमारे अपने पास रखकर हमारी देखभाल सेवा करे। अगर आर्थिक रूप से संपन्न है तो हमारे लिए अटेंडेंट रखे, नहीं है तो खुद सेवा करे। और हमारी सेवा से अगर डर लगता है तो संपत्ति उसको मिले जो उसकी सेवा में सहभागी हो, जो उसकी सेवा ना करता हो, टाइम पर दवाई और खाना ना देता हो। ऐसा किसी पंडित ने या किसी जन्मपत्री में नहीं लिख दिया है जो आप लोग कानून बना देते हो। इसलिए बना देते हो ना कि युवा वर्ग आपके वोट बैंक है और हम नाकारा और निकम्मे हैं। ऐसा नहीं होता, सच बहुत कड़वा होता है। दूसरी चीज़, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, इस देश के लिए
देश में तेजी से जनसंख्या फैल रही है, इस पर कोई कानून बनाया जाए। अगर तेजी से जनसंख्या फैलेगी तो आम आदमी को जो सुविधाएं आप दे रहे हो, मुफ्त की सेवाएं दे रहे हो, मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ आप मुफ्त में बांटोगे तो इस छत्तीसगढ़ के लोग हलाल और निकम्मे हो जाएंगे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, छत्तीसगढ़ के कर्मठ लोगों को हलाल और निकम्मा ना बनाएं। एक बात बताइए, आप गोल बाजार में रहती हैं, काफ़ी समय हो गया, यहाँ 100 साल पुराने दुकान भी हैं। यहाँ मुख्य समस्या क्या है जो पुराने समय से समस्या चली आ रही हो, अभी तक सॉल्व ना हो पाया हो समस्या? ऐसी कोई सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों ने 2 मंजिला 3 मंजिला कुछ लोगों ने बना लिए, कुछ लोग बना नहीं पाए पैसे के अभाव में। लेकिन सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि हमको किराएदार से मालिक बनने का जो हक प्रदान किया है, ये सबसे सौभाग्य की बात है। उसके लिए तो माननीय महापौर जी और भूपेश बघेल जी धन्यवाद के पात्र हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़े आप, कुछ कदम मैं आगे बढ़ूं, हम सब आगे बढ़ें। हमें 100 रुपये के स्टाम्प में रजिस्ट्री करने दीजिए, और सबसे पहले इस गोल बाज़ार की रजिस्ट्री मैं कराऊंगी। मेरे पास पैसा नहीं है, इस विषय पे चर्चा मेरी मुख्यमंत्री से हो चुकी है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक अधिवेशन में मैं लोन लूँगी, मेरी रजिस्ट्री में मार्गेज करूँगी, दुकान भी बनवाना है। कोई भी चलाए, ये मेरी समस्या है, लेकिन सरकार को इतना सहयोग तो बनता है देना, क्योंकि 5 साल हम आपको देते हैं तो हमें भी तो कुछ दीजिए। हमारी झोली में मुफ्त की सहायता या मुफ्त के पैसे नहीं, कुछ ऐसा सहयोग करिए कि पूरे परिवार की जीविका चलती रहे। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए सरकारी बैंक से लोन दिलवाइए, जिनके पास रसीद नहीं है उन्हें कहीं व्यवस्थित करिए, क्योंकि ये भी आपके वोट बैंक है। सरकार क्या करती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये एक बड़े समूह को हमेशा अपना लक्ष्य बनाते हैं। अरे भाई, बड़े समूह में हमेशा फूट रहती है, अक्सर दरारें पड़ी रहती है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। छोटे छोटे समूह कुछ ऐसे समूह होते हैं जो एकता बनाकर चलते हैं और लेबल का काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। आपको कौन लोग चाहिए? देश हित के लिए चाहिए, जनहित के लिए चाहिए, या अपना उल्लू सीधा करे ऐसे लोग चाहिए? अभी उठा के सरकार ने विधायकों को पेंशन निधि बढ़ा दी, उसी पैसे को नक्सलवाद ताकतों से जो हमारी रक्षा करते हैं उनकी विधवाओं को दें, उनके बच्चों को पढ़ाने में उनको IAS अफसर बनाने। नक्सलवाद की वो क्या बनना चाहते हैं? उनकी महिलाओं को तरक्की देने में, रोजगार देने में या नौकरी देने में मददगार हो। ये पैसा इस उपयोग में आए वो ज़्यादा बेहतर है। दादी, एक बात बताइए, आपको इतनी राजनीतिक समझ कैसे आती है? अखबार पढ़ते हो, कैसे आप इतनी राजनीतिक समझ रखते हैं? देखिए, मैं खाली पेपर पढ़ती हूँ, आसपास के लोगों से मिलती जुलती हूँ, और मैं बरसों कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में दूर से रही हूँ। मुझे कांग्रेस भवन तक ले जाने वाली हमारी स्वर्गीय सुमन पाठक जी थी, और मैंने वहीं से राजनीति की शुरुआत की। राजनीति में रहना, पद पोस्ट पाना, ये एक अलग चीज़ है, उसकी समझ रखना। परिवर्तन बोलना एक अलग चीज़ है। परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाना, परिवर्तन के लिए सहयोग देना, जो परिवर्तन करने वाले उनके हौसले बुलंद करना, ये मेरा लक्ष्य है। दादी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं आपके क्षेत्र के, उनका काम कैसा है, कैसे देखते हैं आप उनके काम को? माननीय बृजमोहन जी वाकई में हैं, गरीब हो या अमीर, छोटे हो या बड़े, वो सबको मिलते हैं, और हर कोई उनसे आर्थिक सहयोग लेगा तो उनके यहाँ नोट छापने की मशीन थोड़ी है। कुछ काम हमें खुद भी करना पड़ता है। आप गलत करके जाओगे और विधायक को बोलोगे फ़ोन कर दो, आप कुछ भी गलत काम करोगे और विधायक से आर्थिक, ये सब गलत है। लेकिन ये विधायक एक ऐसा विधायक है जो गरीब अमीर, बुजुर्ग, छोटे बड़े, उनकी व्यथा सुनकर तत्काल मदद करता है और तुरंत खुद फ़ोन करता है। ये और वैसे भी इस रायपुर शहर को सुलभ तत्काल मिलने वाला महापौर चाहिए, तत्काल मिलने वाला पार्षद चाहिए, और तत्काल मिलने वाला विधायक चाहिए। होता क्या है, पार्षद कोई और बनता है, प्रतिनिधि। देखिए, जो महिलाएं सक्षम हो, पढ़ी लिखी हो, अपने फैसले खुद लेती हो, अपना काम खुद करती हो, कृपया सरकार टिकट उसी को दे, चाहे वो कांग्रेस की हो भाजपा की हो। आप टिकट उनको पकड़ा देते हो जीत के आधार पर, जिसका प्रतिनिधित्व या तो उसका बेटा या उसका पति करता है। अरे यार, दुकान में बैठे कोई और घर चलाए कोई और, ऐसा थोड़ी होता है। बस, धन्यवाद, राधे राधे। और माननीय मोदी जी, गंभीरता से आप समझिए,
हम बुजुर्ग की आपकी वोट बैंक की ताकत है। आप हमें नाकारा निकम्मा मत समझिए। हम देश की ताकत है, आपकी ताकत है और हमारा आशीर्वाद दोनों पार्टियों। अब रह गया दोनों पार्टियों में से कौन जीतेगा ये कह पाना मुश्किल है। ये उनके काम उन्हें विजय दिलाएंगे। राम मंदिर या कौशल्या धाम न बन पाता कभी मंदिर जो मोदी जी नहीं होते। न बन पाता कभी मंदिर जो मोदी जी नहीं होते। नाती काशी में रौनक न मिल पाता ज्ञान व्यापी। न मिल बन पाता कभी मंदिर जो मोदी जी नहीं होते। न मिल होती गायों की रक्षा जो बघेल जी नहीं होते। और रह गया कौशल्या धाम बनाकर उन्होंने आदरणीय बहुत सम्माननीय कार्य किया है इस प्रदेश के लिए। वो भी हमारे लिए आदर के पात्र हैं। दोनों ने मतदाताओं की मनोदशा को टटोला और पढ़ा है और उस हिसाब से जो काम किया है आगे भी करते रहे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, लेकिन हर जगह भगवान को कैश ना कराए। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे। तो विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे ही हम जनता के बीच जाते रहेंगे। जो जनता सरकार बनाती है, जिनके मतों से सरकार बनती है।